Good morning, 10th class. Today's third chapter in our history. Chapter name is Cultural Heritage of India, Sculpture and Architecture. ये हम थर्ड चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर अपना कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया मीन्स मतलब संस्कृत, जो हमारी संस्कृति है वो और हमारी जो विरासत है उसके बारे में है। भारतीय संस्कृति और विरासत के बारे में है। दूसरा यहाँ पे स्कल्पचर मूर्ति कला से संबंध है। और तीसरी यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ के आर्किटेक्ट मतलब भवन निर्माण, हमारी जो वास्तुकला है उससे संबंधित ये चैप्टर है। तो नाउ गाइस हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इंडिया वर्ल्ड फेमस है, जैसा कि हम जानते हैं इंडियन जो कल्चर है, यहाँ की जो हेरिटेज है, विरासत है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो यहाँ की रिच हेरिटेज है, बहुत ही मतलब कह सकते हैं फाइनली यहाँ की जो हेरिटेज है, जो विरासत है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए और बहुत ही रिच मानी जाती है, मशहूर है यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में। दूसरा यहाँ की जो आर्ट है, यहाँ का जो स्कल्पचर है, यहाँ की जो आर्किटेक्ट है, मूर्तिकला है, मूर्तिकला के साथ साथ भवन निर्माण है, वास्तुशास्त्र है, वो भी एक तरीके से पूरे विश्व में काफ़ी यूनिक माना जाता है। इसकी जो पहचान है, इसकी जो आइडेंटिटी है पूरे वर्ल्ड में मानी हुई है। यहाँ की जो हम देखते हैं कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी, उसकी जो टाउन प्लानिंग थी, उसका भी जो कल्चर था बहुत ही ग्रेटेस्ट था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। एक तरीके से उसकी किसी से बराबरी नहीं की जा सकती, पूरे वर्ल्ड में फेमस था और बहुत ही एक रिमार्केबल पॉइंट है ये हमारे इंडिया का इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस बेस पे हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर के साथ साथ यहाँ का जो स्कल्पचर है, कल्चर है, हेरिटेज है, बहुत ही वर्ल्ड फेमस है, बहुत ही अलग है। पूरे विश्व में ऐसा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलता। एंड सेकेंडली स्कल्पचर मीन टू कर्व द फीलिंग on stones, wood or an metal with hammer and chisel। कह सकते हैं स्कल्पचर का यहाँ पे मेन है मूर्तिकला। मूर्तिकला मतलब किसी भी स्टोन को काट कर, कर्व के साथ उसको काट कर एक मूर्ति के रूप में ढाला जाता है, एक आकार दिया जाता है और ऐसी स्थिति को हम स्कल्पचर बोलते हैं। और इसके लिए क्या, एक हैमर और चेसर मतलब छेनी और हथौड़े के चोट से एक आकार दिया जाता है किसी भी स्टोन को। उसे हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, आपका स्कल्पचर बोलते हैं। तो स्कल्पचर द आर्ट ऑफ शेपिंग ऑफ फिंगर्स और डिजाइन विद फेशियल एक्सप्रेशन in around or in relief professionally reformed by a sculptor with the help of chisel and hammer is known as sculpture। मतलब किसी पत्थर को अपने बुद्धि के आधार पर अपने छेनी और हथौड़े से काट कर एक एक्सटेंडेड बड़े एरिया में उसे ढाल देना, एक अलग मूर्ति के रूप में उसको ढाल देना, अलग उसका निर्माण कर देना, उसको एक नई आकृति दे देना ही क्या है, हमारा स्कल्पचर है। और इस मामले में हमारी जो कला है, हमारी जो स्कल्पचर है पूरे वर्ल्ड में फेमस है। पूरा वर्ल्ड एक तरीके से इसके आगे नतमस्तक है। और इसके लिए हम जानते हैं कि हमारी जो स्कल्पचर की जो आर्ट है या जो कला है, हमें इसके नमूने, इसके जो एक तरीके से एग्जाम्पल हैं कई स्टेट में देखने को मिलेंगे। मैनी प्लेसेस हैं ऐसे जहाँ आप इसको देख सकते हैं। दूसरी बात आती है हमारी आर्किटेक्चर की, जैसे कि भवन निर्माण की। तो सिंपली मीनिंग यदि हम बात करें आर्किटेक्चर का तो इसे हम कंस्ट्रक्शन के रूप में देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं, अपने कंस्ट्रक्शन के रूप में, मतलब निर्माण के रूप में देखते हैं। The word Vastu is used for the architecture in Sanskriti language and it is very much renewed in this reference art of constructing building, houses, town, well, fort, मीनार, temple, mosque and the tombs is called the architecture। यदि हम इस वर्ड को देखें तो ये जो है वास्तु के नाम से हमारी संस्कृत लैंग्वेज में माना जाता है और ये बहुत ही एक तरीके से कैसा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड माना जाता है हमारी लैंग्वेज के हिसाब से। और इसकी जो हम जानकारी मिलती है वो कंस्ट्रक्शन के रूप में मिलती है इसके बारे में जानकारी। और इसे हम किससे, टाउन प्लानिंग से जोड़ते हैं, वेल से जोड़ते हैं, स्टेप वेल से जोड़ते हैं, फोर्ट से जोड़ते हैं, मीनार से,
टेम्पल से, मॉस्क्यू से और टॉम से जोड़ते हैं। ये सब जो आकृतियाँ हैं, ये जो एक तरीके से निर्माण है, ये सब हमारा किसके अंतर्गत आता है? आर्किटेक्चर के अंतर्गत आता है, मतलब निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंशिएंट इंडियन टाउन प्लानिंग। जैसे कि हम जानते हैं बहुत ही पुराने समय से ही हमारे इंडिया की जो टाउन प्लानिंग थी बहुत ही डिफरेंट थी, और ये जो सिविलाइजेशन रही हैं अपनी इंडियन सिविलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में वो फेमस थी, और उनकी जो है पूरे वर्ल्ड आज भी उसको क्या एक हाइगर अप्रोच के रूप में मानता है। ये मानता है यहाँ से सीखने को बहुत कुछ है। हमारी जो एंशिएंट इंडियन जो टाउन प्लानिंग है उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आज की जो निर्माण का तरीका है वो कहीं ना कहीं इसी से संबंधित है। आज जो निर्माण चल रहा है वो हम हज़ारों मतलब थाउजेंड्स ईयर एगो बिफोर हम कर चुके हैं, इसको समझ चुके हैं। तो आज भी ये सब सीखने के लिए बनता है, और पूरा वर्ल्ड जो कई तरीके के आर्किटेक्चर आते हैं, सीखते हैं, समझते हैं इसको, और इस पर काफ़ी एक तरीके से अपने रिसर्च करते हैं। इंडिया हैज़ एक्वायर्ड एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ टाउन प्लानिंग। यदि हम टाउन प्लानिंग की बात करें तो जो भारत है इसने बहुत ही बड़ी विशेषता अर्जित की थी टाउन प्लानिंग के अंतर्गत। मैनी सच टाउन्स हैव बीन फाउंड आउट ऑफ द ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन वर्क। और इंडिया के अंदर कई ऐसे टाउन हैं, कई शहर हैं जो एग्जीबिशन करके मतलब खुदाई करके प्राप्त किए गए हैं, और ये जो एक तरीके से हमारे जो सिविलाइजेशन है उसको दिखाने का कार्य करते हैं, उसको समझने के लिए काफ़ी प्रेरित करते हैं। द टाउन वर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, और जो एग्जीबिशन है उसके अनुसार ये जानने को मिलता है कि इन इंडिया मतलब भारत के अंतर्गत जो टाउन थे उनको 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता था। फर्स्ट जो रहता था आपका फोर्ट ऑफ रूल्स या रूलर्स, मतलब जहाँ फर्स्ट जो आपका सेक्शन था उसमें रूलर्स रहते थे, मतलब आपका किंग है, किंग से संबंधित और भी राजकुमार वगैरह हैं, प्रिंस है, प्रिंसेस हैं, है ना। तो ये सब जो है क्या रहते थे, फर्स्ट सेक्शन में रहते थे। सेकंड जो था हाउसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स सिचुएटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ टाउन। यदि हम सेकेंड डी सेक्शन की बात करें तो हाउस ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, ऑफिसर्स थे, वो जो है कहीं ना कहीं अपर पार्ट ऑफ टाउन में रहते थे, मतलब आगे वाले पार्ट्स में ये रहते थे। सबसे पहले कौन? राजा महाराजा, उसके बाद कौन? जो आपका अपर पार्ट में जो एक तरीके से कौन? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहते थे। और तीसरा जो एक रेजिडेंशियल एरिया था वो कॉमन पर्सन का रेजिडेंशियल एरिया था, और यहाँ जो एक तरीके से कॉमन पीपल थे, आपके जो फार्मर्स वगैरह थे, लोअर पार्ट में एक तरीके से कह सकते हो ये सब रहते थे। और यहाँ से क्या था, अपना जो सिंपल साधारण जो पर्सन थे वो अपना कार्य करते थे, रहते थे, और अपने तरीके से जो भी कार्य थे उनको परफॉर्म करते थे। हम दूसरा और भी कई चीज़ें हैं जैसे देखते हैं उनमें कौन कौन कैसे क्या, जैसे कि फोर्ट फॉर रूलर्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द टाउन। यदि हम फोर्ट की बात करें, किले की बात करें, तो अपर पार्ट जो होता था वो कंस्ट्रक्ट किया जाता, मरम्मत की जाती, उसकी बनाया जाता था। किसके लिए? जो रूलर्स थे, जो शासक थे, उनके लिए बनाया जाता था। सेकंड, अपर पार्ट ऑफ द टाउन इज सेफ एंड प्रोटेक्टेड विद हाउस हैविंग 2 to 5 रूम्स। अपर पार्ट जो रहता था टाउन का उसमें काफ़ी उसको प्रोटेक्टिव एरिया घोषित किया जाता था, उसे इस तरीके से बनाया जाता था कि वो काफ़ी सेफ़ रहे, सुरक्षित रहे, और उसमें 2 से लेकर के 5 रूम तक रहते थे। थर्ड आपका हाउसेस ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन। तीसरा आपका रहता था हाउस ऑफ लोअर पार्ट टाउन, मतलब शहर का सबसे लोअर पार्ट। और इसमें मेनली कह सकते हो कि कंस्ट्रक्टर रहते थे, होममेड वर्कर रहते थे, और हैंडीक्राफ्ट वाले जो कार्य करते थे वो फील्ड वर्कर रहते थे, मतलब इसमें लोअर डिवीज़न के लोग रहते थे। नेक्स्ट हम कह सकते हैं पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड डेवलप्ड मैनी मोर ब्यूटीफुल एंड सिस्टमेटिक towns than many other civilization of the world from the architecture point of view। यदि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो ये जो डेवलप की गई थी काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं ब्यूटीफुल थी, बहुत ही सिस्टमेटिक थी। इसकी जो टाउन प्लानिंग थी बहुत ही सिस्टमेटिक थी। जैसे कि अपर पार्ट में आपका क्या जो किंग थे उनको रहते थे, रूलर्स रहते थे। सेकंड पार्ट में आपके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर रहते थे, एडमिनिस्ट्रेटर जो भी है। और थर्ड पार्ट में आपके लोअर डिवीजन पर्सन रहते थे जो हैंडमेड वर्क करते थे या फिर एक तरीके से फील्ड वर्क करते थे उस तरीके से।
और ये जो टाउन प्लानिंग थी इंडस वैली सिविलाइजेशन वो काफ़ी फेमस थी। और ये जो वर्ड फेमस इसीलिए भी मानी जाती है क्योंकि ये पूरी तरीके से बहुत ही तरीके से प्लानिंग करके बनाई गई थी। इसको पूरी सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया था। एमोंग ऑल ऑफ देम हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो हैड द वेस्टर्न प्लानिंग। और सिर्फ ये जो है इंडस वैली की बात क्या करें, हम मोहनजोदाड़ो और भी हड़प्पा की बात करें तो ये सभी एक तरीके से काफ़ी वर्ड फेमस थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं अपनी टाउन प्लानिंग के आधार पर। फर्स्ट आपका मोहनजोदाड़ो जो कि 1922 आर्कियोलॉजिस्ट एक थे अपने, जिनका नाम था राखल दास बनर्जी। एंड द सेकंड थे दयाराम साहनी फाउंड अवर रिमेन्स ऑफ द ह्यूज टाउन ऑफ प्लानिंग। मोहनजोदाड़ो के इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही एक तरीके से कहीं ना कहीं एग्जीबिशन के द्वारा इसको फाइंड आउट किया था। जो कि आपके नाम थे जिनका, कौन से आर्कियोलॉजिकल थे, कौन से वैज्ञानिक थे, सबसे पहले आपका रखलदास बनर्जी और दूसरे दयाराम साहनी। इनके द्वारा ही इनको एग्जीबिट किया गया था, बाहर दिखाया गया था, फाउंड किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यूरिंग एग्जीबिशन वर्क विच सम विंग कैरिड आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल। और ये जो दोनों भूविज्ञानी थे रखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, ये कहीं ना कहीं अंडर द गाइडेंस ऑफ जो है सर जॉन मार्शल के इन्होंने कार्य किया था। और दूसरे कौन थे, कॉलोनियल मेक, इनके अंडर में भी इन्होंने जो है कार्य किया था इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट, और जो कि अभी इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। मोहनजोदाड़ो मीन्स द हेड ऑफ डेड्स, या कह सकते हो कहते ये जो है हीप ऑफ द डेड, या एक तरीके से हेड ऑफ द डेड मतलब मृतकों का टीला, इस तरीके से बोला जाता है इसको, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला, मतलब द हीप ऑफ द डेड्स, मतलब मरे हुए जो लोग हैं, मृत्यु जो हो चुकी है उनकी, उनका टीला। तो आगे देखते हैं। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लानिंग, जैसे हम म्यूनिसिपल कंपोजिशन की बात कर सकते हैं। इसको हम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो जो इसकी टाउन प्लानिंग थी जिसमें आपका कंस्ट्रक्शन म्यूनिसिपल जो था वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ बहुत ही इसको कह सकते हो बहुत ही इम्पोर्टेंस ही क्या दी गई थी इसको बनाने में। और ये काफ़ी बेस्ट था उस समय बनाया हुआ। हाउसेस वर बिल्ड ऑन हाई प्लेंथ और टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द फ्लड्स एंड डैम्पनेस। और जो इनके हाउस थे, घर थे, वो उन्हें काफ़ी प्रोटेक्ट किया गया था बाढ़ वगैरह से और उन्हें डूबने से मतलब बचाने का पूरा प्लान किया गया था। और द हाउस ऑफ द रिच पीपल वर डबल स्टोरीड हैविंग 5 to 7 रूम्स। और जो ज़्यादातर रिच पर्सन थे उनके लगभग डबल स्टोरीज हाउसेस थे और जिसमें 5 से लेकर के 7 रूम्स मतलब एक्चुअली देखे जाते थे या होते थे। वाइल दोज ऑफ पुअर पीपल वर सिंगल स्टोरेड हैविंग 2 to 3 रूम। और ज़्यादातर जो है आपको 2 और 3 रूम के जो है हाउसेस देखने को मिलते हैं यहाँ पर, जो कि पुअर पीपल के द्वारा बनवाए जाते थे। पुअर पीपल मतलब वही जो फील्ड वर्क करते थे, हैंडमेड वर्क करते थे या स्कल्पचर का कार्य करते थे, ये सब। द टाउन वाज फोर्टिफाइड, मतलब टाउन को पूरी तरीके से 4 दीवारी के अंदर रखा जाता था, फोर्टिफाइड किया जाता था। और जो इनका मेन एंट्रेंस ऑफ द जो हाउस था वो एक तरीके से साइड लाइन के आधार पर था, मतलब एक साइड में सिंगल गेट के आधार पर या डबल रोड के आधार पर भी था। जहाँ से डबल रोड दिए हुए हैं वहाँ डबल गेट भी हो सकते हैं और जहाँ सिंगल रोड है वहाँ सिंगल गेट हो सकते हैं, इस तरीके से। और स्टोर रूम होते थे हाउस के अंदर, किचन होता था, बाथरूम होता था, बेडरूम होता था। और एवरी रूम एक तरीके से एक अपनी एक अलग ही तरीके की क्लियरिटी लिए हुआ था, अलग ही एक तरीके से उसकी इस्तेमाल था, उसका यूजेस था। और ये जो एक तरीके से अरेंजमेंट था, जो प्रॉपर अरेंजमेंट था, और वो जो उसके रूम के साथ सिर्फ रूम या बेडरूम या किचन वाला ही नहीं था, इसके साथ साथ डोर्स और विंडो को भी बहुत ही अच्छी तरीके से क्या किया जाता, सेट किया गया था। तो इसीलिए भी कहीं ना कहीं ये जो है टाउन जो प्लानिंग के रूप में बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। आज भी काफ़ी आर्कियोलॉजिकल जो है सर्वे होते हैं, देखे जाते हैं वहाँ पे, तो इसको जो है पूरे वर्ल्ड की सबसे फेमस सिविलाइजेशन में से एक माना जाता है। दूसरा यदि हम रोड की बात करें तो रोड्स आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस टाउन प्लानिंग। इसकी जो है मेन फीचर्स था रोड, एक तरीके से बहुत ही एक कह सकते हो बहुत ही विशेष थे यहाँ के रोड, उन्हें विशेषता लिए हुए रोड थे, बहुत ही अच्छी तरीके से उनको कंस्ट्रक्ट किया गया था, जिनकी वाइड मतलब लगभग चौड़ाई लगभग 9.75 मीटर के आसपास थी।
और ये जो रोड थे वो स्मॉल छोटे जो लिंक रोड थे उनको क्रॉस करते थे, जोड़ते थे राइट एंगल से, और ये फिर आगे जाके बड़े रोड्स में मिल जाते थे। और ये जो एक तरीके से हर रोड के आसपास दूर थोड़ा लैंप पोस्ट भी होते थे, जहाँ पर रात के समय कह सकते हो वो लैंप भी जलाए जाते थे, और रोड भी जो है एक तरीके से अच्छे तरीके से टर्न होते थे, और जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। और ये जो एक तरीके से स्पेशल वर्क था एक तरीके से एंशिएंट टाइम का, क्योंकि रोड को इतने अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट करना, उनकी चौड़ाई को, उनके गेज को बनाना काफ़ी मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी इसको अच्छे तरीके से और भली भांति किया गया था। थर्ड आपका जो है आपका ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ही यूनिक था टाउन के अंतर्गत। और ये जो हमें ड्रेनेज सिस्टम है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इसी के साथ देखने को मिलता है यहाँ पे, कि जो आपका किचन था और साथ में बाथरूम था, उनसे ड्रेनेज सिस्टम को बाहर का रास्ता दिखाया गया था, और बाहरी जो ड्रेनेज था उससे इसको इंक्लूड कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। और मेडिटेरियन जो सी है, हम कह सकते हैं ये जो बताया गया है कि किस तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है जितने भी सिविलाइजेशन हुई हैं पानी के आसपास ही हुई हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी के आसपास ही हुई हैं। तो ये जो सिस्टम था उसको इस तरीके से बनाया गया था कि वो जाके एक था जो लेंथ थी, जो बड़ी ड्रेनेज सिस्टम है उसके साथ क्या करे, अपने आप को ऐड कर ले। तो इस तरीके से ये ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया था। पब्लिक बाथ भी बनाया गया था, और जैसे हम कह सकते हैं ह्यूज बाथ सिस्टम था यहाँ पे एग्जीबिशन में, ये भी देखने को मिला है। एग्जीबिट जब किया गया था तो ये देखने को मिला कि मोहनजोदाड़ो में एक काफ़ी बड़ा जो है पब्लिक बाथ देखा गया, जो कि जिसमें कि काफ़ी लोग एक साथ नहा सकते थे, जैसे हम पब्लिक बाथ के नाम से भी जानते हैं। कभी जब फेस्टिवल होता था कोई या रिलीजियस सेरेमनी होती थी तो लोग इकट्ठा होकर यहाँ नहाते थे, और तो ये भी अपना में एक बहुत बड़ी फैसिलिटी थी। सेकंड लास्ट आपका पब्लिक बिल्डिंग की बात करें, द ruins ऑफ द टू ह्यूज बिल्डिंग्स हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदाड़ो। मतलब यहाँ टूटी फूटी दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग पाई गई हैं जो एक तरीके से पब्लिक बिल्डिंग के नाम से देखी गई हैं। तो इसमें क्या था आपका कि मोहनजोदाड़ो में ये भी मिली हैं, दे माइट हैव बीन द यूज एज ए टाउन हॉल, एज ए थ्री एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और ए ग्रेनरी। और इनको एक तरीके से किसके इस्तेमाल में लिया जाता था, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर यहाँ बैठते थे अधिकारी। दूसरा यहाँ देखने को ये भी मिलता है कि इसे ग्रेनरी के इस्तेमाल में भी इस्तेमाल किया गया था। ग्रेनरी मतलब जो है जो भी खाद्यान्न थे उनको रखने के लिए, उनको सेव करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया गया था, बफर करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। तो ये भी अपने आप में बहुत ही मॉडरेट था तरीका था, बहुत आज के समय भी देखने को मिलता है, ये काफ़ी बड़ी इम्पोर्टेंस ही है। सेकंड आपका अब देखते हैं हड़प्पा देखते हैं। इन 1921 अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन मार्शल एंड कॉलोनियल मेक दयाराम साहनी discover very ancient remaining of the Indian civilization from Montgomery in पंजाब डिस्ट्रिक्ट नियर द हड़प्पा। यदि हम हड़प्पा की बात करें तो इसको भी 1921 में फाइंड आउट किया गया था, और लीडरशिप किसकी थी इसमें, सन जॉन मार्शल की ही थी। और ये जो सिविलाइजेशन थी काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और ये जो आपकी माउंटगोमरी जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में वहाँ पर फाइंड आउट की गई थी, और ये सिविलाइजेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी जो है एक तरीके से, और इसमें जो एक तरीके जो सिविलाइजेशन थी माउंटगोमरी जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में वहाँ पे इसको ढूंढा गया था। और द रिमेनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फाउंड फ्रॉम द रापर इन द हिमालयन रीजन, आलमगीरपुर एंड मेरठ एंड इन उत्तर प्रदेश, कालीबंगम इन राजस्थान, लोथल और ढोलका इन गुजरात, देसलमपुर शिकारपुर इन कच्छ। तो ये जो एक तरीके से यहाँ पे ये दिखाया गया कि किस तरीके से ये जो हिंदुस वैली सिविलाइजेशन थी इसकी क्या लेंथ थी, काफ़ी जो एक तरीके से इसका क्षेत्र था, इसका काफ़ी बड़ा रीजन था, काफ़ी एक्सटेंडेड एरिया में पाई गई थी। तो इसके क्षेत्र बताए गए हैं कि कहाँ से कहाँ तक फैली गई थी अपना, जैसे कि गुजरात में ढोलका लोथल के आसपास तक, और जो अपना उत्तर प्रदेश में कहाँ पे आलमगीरपुर और जो मेरठ तक, इस तरीके से ये काफ़ी फैली हुई थी। और हम ये भी जानते हैं कि सप्त सिंधु जो रिवर थी उसके रीजन के आसपास भी इसके इंडियन कल्चर को देखने को मिलता है, ये जो सिविलाइजेशन है वो देखने को मिलती है। एंड द कल्चर विच डेवलप्ड बर इज नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसको एक तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इस पूरी सिविलाइजेशन को जिस रेंज में ये फैली हुई है, जिस क्षेत्र में ये फैली हुई है उसको, और इसे हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। कॉपर और स्टोन जो वेपन्स थे वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं बड़ी मात्रा में, ये भी एक तरीके से
इसकी काफ़ी एक इम्पोर्टेंसी मानी जाती है। एंड दैट इज़ वाई इज़ आल्सो नोन एज द कॉपर स्टेज, स्टोन एज भी उसको बोला जाता है। आम जन इसको स्टोन एज भी बोल देते हैं। टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वर वेरी systematic. Its granaries and forts were remarkable. People of Go is were found of the wearing ornaments and such remaining has been the found। यहाँ पे आपको कई तरीके की ग्रेनरी भी हमें सर्च करने को मिली है या देखने को मिली है, साथ में कई तरीके के ऑर्नामेंट भी देखने को मिले। इससे ये साबित होता है कि उस समय जो ह्यूमन बीइंग था ग्रेनरी को प्रोड्यूस कर सकता था, ऑर्नामेंट मतलब, और जो है कई तरीके के जो ऑर्नामेंट थे मतलब आभूषण उनको धारण करने का कार्य भी करता था। गाइस अब थोड़ा एक और देख लेते हैं कि धौलावीरा की यदि हम बात करें तो धौलावीरा क्या एक ही सिस्टमेटिक एंशिएंट टाउन माना जाता है, काफ़ी बड़ा और एक अच्छे से सुव्यवस्थित टाउन माना जाता है। कंटेम्प्रेरी टू हड़प्पा सिविलाइजेशन हैज़ बीन फाउंड 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द धौलावीरा विलेज एट द खादरवेट इन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बचाव तालुका विच इज़ अबाउट 140 किलोमीटर। धौलावीरा जो कि गुजरात में है, और ये जो तो धौलावीरा जो डिस्ट्रिक्ट है विलेज से धौलावीरा जो है एक तरीके से धौलावीरा जो विलेज है वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है ये जो सिविलाइजेशन है। और ये काफ़ी डिसार्ट एरिया है, बचाव तालुका जो वहाँ पे है। और खादरवेट धौलावीरा एक तरीके से कहाँ पे है, विलेज एट द खादरवेट, ये खादरवेट के पास है और ये बचाव तालुका के अंतर्गत आती है, जो कि कहाँ पे है, भुज के पास ही है। इसका जो लगभग क्षेत्र है 140 किलोमीटर का फैला हुआ है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात सर्विंग इन दिस हीप ऑफ रेंस आफ्टर दिस ऑफिसर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज अंडरटेकन द रिसर्च वर्क इन 1990 AD। स्पेशल टास्क ऑफ एग्जीबिशन वाज कैरिड आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ रविंद्र सिंह बिष्ट। और इसको जो है रविंद्र सिंह बिष्ट के अंतर्गत 1990 के आसपास इसको क्या किया था, फाइंड आउट किया गया था, सर्च किया गया था, और वहीं से इसके एग्जीबिशन के आधार पर इसके बारे में जानकारी मिलती है। और ये भी जो है काफ़ी वर्ल्ड फेमस मानी जाती है इसकी जो सिविलाइजेशन है। और ये अपने आप में भारत की जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, विरासत है, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंसी दिलाने का कार्य भी करती है। कहीं ना कहीं वर्ल्ड फेमस जो आज इंडिया का जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, वो इन्हीं सिविलाइजेशन की आज बदौलत है। तो गाइस ये यहाँ से हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि ये जो किले है, किले का वर्क यहाँ देखने को मिलता है, स्टोन का वर्क भी देखने को मिलता है, ब्रिक्स देखने को मिलती हैं यहाँ पर, पोर्टेबल वाटर सिस्टम भी यहाँ देखने को मिलता है एक तरीके से। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी जो सिस्टम है, इसको हमारी जो संस्कृति है, सिविलाइजेशन है, इसको और इम्पोर्टेंसी दे जाती हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम भी यहाँ पर देखने को मिलता है, सेटअप देखने को मिलता है। तो ये सब जो है अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो सिविलाइजेशन थी वो काफ़ी कैसी थी, जो है काफ़ी अच्छी स्थिति में थी। तो वो सब चीज़ें जो है हमें कब आज मॉडर्न एज में देखने को मिलती हैं, और उस समय क्या ये हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड में जो आज मॉडर्न एज में देखने को मिलती हैं वो हमारे यहाँ काफ़ी एंशिएंट टाइम में ही मौजूद थी। तो इससे भी पता चलता है कि इंडियन कल्चर हेरिटेज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर फिर लेकर आऊँगा और आगे हमारी बात होगी वो है लोथल के ऊपर। तो तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय।